हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा नया एनसीईआरटी है उसके कक्षा 6 के जो भूगोल है उसके अध्याय 1 को हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 6 के भूगोल जनरली नहीं बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। तो सामाजिक विज्ञान या भूगोल जो हमारा है उसके अध्याय 1 के हम सारांश यहाँ पे पढ़ेंगे। इस अध्याय के क्या सारांश है और दूसरा इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसके जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे इसी वीडियो में। तो अध्याय 1 का क्या नाम है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। देखो, इस अध्याय में हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति या उसके एक्यूरेट जो कहाँ पे लोकेशन है उसकी जानकारी के लिए जो भूगोल में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं अक्षांश का, देशांतर का, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज देखो, आज हम किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए, नए जगह जाने के लिए जीपीएस यूज करते हैं या भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक यूज करते हैं। ये सब अक्षांश और देशांतर के बेस पे ही काम करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो इजराइल को ईरान में कोई मिसाइल अटैक करना है तो वो भी हमारा पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अटैक हो, उसके लिए भी हम जीपीएस नाविक का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारा अक्षांश और देशांतर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड होते हैं। समय का जो कॉन्सेप्ट है, भारत का समय क्या है, अमेरिका का समय क्या है, डेट क्या है, ये सब चीज़ें हमारे जो हमारा अक्षांश और देशांतर पे ही बेस्ड है। इसी की जानकारी हम लोग अध्याय 1 में करने वाले हैं। इसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। देखो, इस अध्याय में सबसे पहले आर्यभट्ट का यहाँ पर नाम दिया गया है। आर्यभट्ट आप बोल सकते हो कब थे? हमारे 500 ईस्वी के आसपास थे। और ये गुप्त जब वंश चल रहा था उस समय आर्यभट्ट क्या थे? मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। ठीक है। उस समय भूगोल खगोल शास्त्र के अंदर ही आता था। तो भूगोल के बारे में भी काफ़ी इनके जो आर्यभट्टीय जो किताब है उसमें भूगोल के बारे में दिया गया है। इन्होंने बताया था उस समय जब कोई नहीं जानता था, उस समय बोला जाता था कि पृथ्वी हमारा एक फ्लैट के रूप में है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, गोल नहीं है। तो आर्यभट्टी ने अपने आर्यभट्टीय बुक में मेंशन किया हुआ है कि पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार पिंड है। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है और पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। और इस पृथ्वी के चारों ओर स्थलीय और जलीय प्राणी हमारा है। तो उस समय आर्यभट्ट ने भूगोल के बारे में ये सारी चीज़ें बताया था। चलो हम लोग सारांश की बात करते हैं। इस अध्याय में जो जो टॉपिक है उसके सारांश देख लेते हैं। तो पहला हमारा है मानचित्र, ग्लोब और एटलस के बारे में। देखो, ग्लोब क्या है? देखो, पृथ्वी की साइज तो बहुत बड़ी है, तो इसी पृथ्वी को बड़ी साइज को छोटे साइज में एक 3D, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में जो हम एक मॉडल में जो दिखाते हैं उसे बोलते हैं ग्लोब। ठीक है। तो मिनिएचर फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, छोटा रूप है पृथ्वी का। और पृथ्वी में सारी चीज़ें जो जैसी हैं वैसी वैसी रूप में ग्लोब में भी दिखाई जाती हैं। जैसे मान लो पृथ्वी पर प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हमारा हिंद महासागर है। तो वैसे ही उसी साइज में भी हम ग्लोब में दिखाते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़े, अटलांटिक, फिर इंडियन जो हमारा हिंद महासागर है। तो उसी स्वरूप में, यथार्थ रूप में जो पृथ्वी के यथार्थ स्वरूप को दिखाते हैं उसे बोलते हैं ग्लोब। ये हमारा 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है। फिर हमारा आता है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? हम समतल चित्र में दिखाते हैं, 3 डायमेंशन में दिखाते हैं, समतल चित्र में दिखाते हैं, जैसे पेपर में। तो पेपर में पृथ्वी की सतह को जो दिखाया जाता है उसे बोलते हैं मानचित्र। और मानचित्र में हम ध्यान रखते हैं प्रॉपर हम यूज करते हैं, प्रतीक का यूज करते हैं, दिशा का यूज करते हैं, पैमाने का यूज करते हैं। मतलब जो हमारा एक्यूरेट जो हमारे पृथ्वी पर, जैसे हमारा उत्तर दिशा में कुछ है, पूर्व दिशा में है, तो सेम चीज़ हमें मानचित्र में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और पैमाना हम यूज करते हैं, मान लो मुंबई और हमारा दिल्ली का दूरी यदि 1000 किलोमीटर है और इसमें पैमाना हम मान लेंगे कि 200 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है।
तो मैप में जो मानचित्र में दिखाएंगे वहाँ पे मुंबई और दिल्ली की जो दूरी दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर का अंतर दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैमाना हम माने हुए 200 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा 1000 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का मानचित्र में भी हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा पैमाना में मानचित्र में दिखाते हैं। एटलस क्या होते हैं? एटलस हमारा मानचित्र का संग्रह होता है। मान लो अ, किताब है, किताब के पन्ने होते हैं, ठीक है। तो किताब के पन्ने हमारा मानचित्र हो गया और किताब हमारा एटलस हो गया। एटलस हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मानचित्र होता है। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें प्राकृतिक आकृति को दिखाया जाता है, जैसे पर्वत, महासागर, नदियाँ, ये हमारा भौतिक मानचित्र में दिखाएंगे। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें देश, राज्य की सीमाएं, नगर आदि को दिखाते हैं। तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें विशेष जानकारी दिखाते हैं, जैसे जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, वर्षा का पैटर्न दिखाएंगे, कृषि का दिखाएंगे, ये हम दिखाते हैं थीमेटिक मानचित्र में। अब मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। पहला घटक होता है दूरी, ठीक है। मानचित्र की 3 में घटक होते हैं। पहला होता है दूरी। दूरी को पैमाने के आधार पर दिखाया जाता है, जैसा कि उदाहरण हम देखे थे कि एक्चुअल जो हमारा डिस्टेंस है दिल्ली और मुंबई का, यदि 1000 किलोमीटर है, तो मानचित्र में हम 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस दिखाएंगे, तो पैमाना हम बोलेंगे 200 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दूरी को हम स्केल के रूप में स्केल कम करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला मानचित्र का घटक क्या है? दूरी। दूसरा हमारा मानचित्र का जो घटक है वो है दिशा, ठीक है। दिशा हमारे टोटल कितने हैं? 8 दिशा हैं, ठीक है। 4 मेन दिशा हैं, जो हमारा ये हो गया उत्तर, फिर दक्षिण, ये हमारा हो गया पूरब और पश्चिम। 4 मेन हो गए। इसके 4 के बीच में है उत्तर पूरब, ये हो गया दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो टोटल हमारे 8 डायरेक्शन हो गए। मानचित्र में भी इन 8 डायरेक्शन का हम यूज करते हैं। तीसरा जो मानचित्र घटक है वह प्रतीक, सिंबल। देखो बहुत सारी चीज़ें जो मानचित्र में हम रूबरू वैसे नहीं दिखा सकते हैं जो हमारा प्राकृतिक जैसे होता है, तो उसके लिए प्रतीक का यूज करते हैं। जैसे नदी हो गए, नदी हम इस तरह से यूज करते हैं। सड़क, पर्वत, पर्वत को हम ट्रायंगल, इस त्रिभुज में दिखाते हैं। और कोई सिटी हो गया तो ऐसे गोलाकार दिखाते हैं, और उसके लिए बहुत सारा कलर भी यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रतीक भी हमारा तीसरा फैक्टर है, तीसरा कंपोनेंट है मानचित्र का। मानचित्र के कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट है। पहला हमारा हो गया पैमाना, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। अब देखो ग्लोब, ग्लोब जो देखे थे, ग्लोब के भी हमारे 2 हमारा कंपोनेंट होता है। एक होता है अक्षांश, दूसरा होता है देशांतर। अक्षांश को हम बोलते हैं लैटिट्यूड या पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। जो हमारा लेटी हुई लाइन है ये हमारी अक्षांश होती है, ठीक है, ये अक्षांश होती है। तो अक्षांश को वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम दिशा में काटती हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखाएं नहीं है। जो पृथ्वी का ट्रू स्वरूप है ग्लोब में जो दिखाते हैं, ग्लोब में हम इस तरह से रेखाएं लेटी हुई दिखाते हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। ये हमारे अक्षांश रेखांतर है। ये इक्वेटर के समांतर होती है। भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है और इसका अक्षांशीय मान 0 डिग्री होता है। और भूमध्य रेखा सबसे बड़ी हमारी अक्षांशीय रेखा है, सबसे बड़ी है। और जैसे जैसे हम या तो उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, जो अक्षांश का लंबाई है वो घटते जाता है। जैसे इस रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, ऐसे इसकी अक्षांशिक लंबाई हमारी कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन 2 अक्षांशों क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, दूरियां होती हैं, वो सब जगह समान होती है। तो समानांतर होती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अक्षांश, कुछ हमारे मुख्य अक्षांश हैं। अब देखो सबसे पहला मुख्य अक्षांश तो हमारा 0 डिग्री वाला है, ठीक है। 0 डिग्री वाला है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हमारा भूमध्य रेखा।
इसके बाद हमारी कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जिसका मान होता है 23.5, ठीक है, ये उत्तरी। फिर मकर रेखा होती है, ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, ये हमारी मकर रेखा है जिसका मान होता है 23.5 दक्षिणी। फिर आर्कटिक वृत्त होती है, आर्कटिक वृत्त हमारे उत्तरी गोलार्ध में है जिसका मान होता है 66.5। फिर अंटार्कटिक वृत्त होते हैं जिसका मान हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है 66.5। फिर हमारा उत्तरी ध्रुव है जिसका अक्षांशी मान 90 डिग्री है, दक्षिणी ध्रुव है जिसका अक्षांशी मान 90 डिग्री दक्षिण है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो हमारे मुख्य अक्षांश हो गए जिसको आपको याद रखने हैं। अब इसकी जो फैक्ट हम लोग बता चुके हैं, भूमध्य रेखा सबसे लंबी है, ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई घटती है, और अक्षांश और जलवायु में ना काफ़ी गहरा संबंध है, अक्षांश और जलवायु में काफ़ी गहरा संबंध है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है वो सबसे गर्म होता है, वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा वहाँ पे तेज पड़ती है, तो गर्म जलवायु हमारी भूमध्य रेखा पे होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम जाते हैं, या तो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, अक्षांश हमारा बढ़ता है और जलवायु हमारा वहाँ पे जो ठंडा है वो बढ़ने लगता है, ठंडा बढ़ने लगता है और टेम्परेचर जो है वो घटने लगता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे गर्म होता है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं हमारा ठंडी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा अक्षांश और जलवायु में गहरा संबंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर है दूसरा ग्लोब का जो कंपोनेंट है वो हमारा देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, ठीक है। तो देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिणी दिशा में यानी ध्रुव से ध्रुव तक जोड़ती है। ये हमारे यदि ग्लोब हो गया, तो जो देशांतर है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे, ये हमारे उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगी, दक्षिणी ध्रुव में जाके मिलेगी, ठीक है। सारी ऐसी जो लंबवत जो रेखा होती है वो हमारा देशांतर रेखा होती है। इसमें भी प्रधान देशांतर रेखाएं होती है जिसको 0 डिग्री हम असाइन किए हैं, और 0 डिग्री हम ग्रीनविच लंदन से जो गुजरती है, लंदन की एक लाइब्रेरी है वहाँ से जो गुजरती है उसको हम प्रधान देशांतर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री जो देशांतर होती है इसी से हम समय का मापन करते हैं, सारे देश की जो समय है निर्धारण इसी 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में किया जाता है। यानी 0 डिग्री, जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम है IST वो हमारा 82.5 डिग्री देशांतर पे है, ठीक है। ये हमारा 5.5 घंटा ज़्यादा है लंदन के टाइम से, ग्रीनविच के टाइम से है। तो वैसे ही सारे देश ग्रीनविच के जो हमारे प्रधान देशांतर है उसी से आगे या पीछे हो सकते हैं। पूरे ग्लोब में बात करें देशांतर कितनी है, तो कुल हमारा 360 देशांतर है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ऐसे हमारा करके 360 डिग्री देशांतर है। और सभी देशांतर की जो लंबाई है ना वो सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, इस तरह से सबकी लंबाई सेम होती है। लेकिन दो देशांतर के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है। ये भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव में जाके मिल जाते हैं सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा, तो पृथ्वी पर हमारा देखो 4 देशांतर हो गए, 5 हमारा ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम हमारा कैसे बनाते हैं? अक्षांश और देशांतर मिलकर एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। जैसे ये हमारा लेटी हुई लाइन अक्षांश हो गया, ये हमारा देशांतर हो गया, तो दोनों मिलकर हमारा एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। और इसी ग्रिड सिस्टम से हम पता लगाते हैं, सटीक जानकारी हम पता लगाते हैं। देखो कैसे, मान लो हमारा भारत है, भारत के संदर्भ में बोला जाए तो भारत हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है हमारा भूमध्य रेखा से उत्तर स्थित है, ठीक है। और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए क्योंकि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसके पूरब में स्थित है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो अक्षांशीय और देशांतरीय मान है वो 29 डिग्री नॉर्थ है। इसका मतलब है 29 डिग्री उत्तर में, इक्वेटर से 29 डिग्री ऊपर हमारा है। और 77 डिग्री ईस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री मेरिडियन उससे पूरब में स्थित है, 77 डिग्री पूरब में है। तो दिल्ली का हमारा एक्यूरेट मान ये है। तो वैसे ही सारे शहर का, सारे लोकेशन का, सारे गांव का कुछ हमारा
अक्षांशीय और जो देशांतरीय कुछ मान होते हैं वो हमारे एक्यूरेट होता है। वो सैटेलाइट को यदि पता हो तो पर्टिकुलर विलेज पर यदि मिसाइल लागने हो तो इसी अक्षांशीय और देशांतर को ध्यान रखते हुए कोई मिसाइल दूसरे देश में छोड़ता है, या जो नेविगेशन के लिए आने जाने के लिए यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं जीपीएस सिस्टम, वो भी हमारा इसी के बेस्ड है, ग्रिड सिस्टम से ही हम निकाल लेते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि सबका एक यूनिक नंबर होता है अक्षांश और देशांतर में ग्रिड सिस्टम के से ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको बनाते हैं। फिर देखो गोलार्ध, गोलार्ध हम लोग जैसा कि हेमिस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो स्थित है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और इधर दक्षिण में स्थित है दक्षिणी गोलार्ध है। पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध हमारे प्रधान देशांतर से माने जाते हैं, यानी 0 डिग्री जो मेरिडियन है जो लंदन से गुजरता है, लंदन की इधर हमारा पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। भारत को जैसे भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बोल सकते हैं। अब अगला हमारा समय क्षेत्र, टाइम जोन। देखो समय हमारा किस पे बेस्ड है, देशांतर पे बेस्ड है, ठीक है। अक्षांशीय मान पे समय हमारा अक्षांशीय से हमारा कोई लेना देना नहीं समय का, अक्षांशीय से लेना देना है जलवायु का, ठीक है। तो जलवायु जो हमारा है वो अक्षांश पे बेस्ड है, और समय जो है वो हमारा देशांतर पे बेस्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो समय जो है पृथ्वी का समय जो जोन को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, हर एक एक घंटे को समय क्षेत्र से अलग समय जोन दिया गया है। देखो पृथ्वी हमारा गोल है और एक धुरी से ये रोटेट होती है, ठीक है, घूर्णन करती है। तो घूर्णन करने में कितना टाइम लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। 360 डिग्री हमारे देशांतर है, 360 देशांतर है, तो 360 देशांतर को घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 24 × 60 हो जाएगा, यानी एक देशांतर को घूमने में कितना टाइम लगेंगे, इसको आप काटोगे तो हमारा 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 15 देशांतरों को घूमने में कितना टाइम लगेंगे, 15 चौको 60, 1 घंटा, ठीक है। इसलिए 15 देशांतरों को मिलाकर 1 घंटा एक समय जोन बनाया गया है। पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक स्टैंडर्ड है। और भारत का जो समय जोन है वो 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि लंदन से ग्रीनविच से 5.5 घंटा ज़्यादा है। 0 डिग्री से 5.5 घंटा ज़्यादा है। यदि प्राइम मेरिडियन हमारे 0 डिग्री पे है तो भारत का जो मानक समय है वो हमारा 82.5 डिग्री मेरिडियन पे स्थित है। 82.5 डिग्री को अब 4 से गुणा करोगे तो मिनट आ जाएगा, उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। भारत का मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पे बेस्ड है, जो ग्रीनविच या लंदन के टाइम से 5.5 घंटा ज़्यादा है। तो समय का मापन हम 0 डिग्री मेरिडियन से करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि डेट का जो मापन करते हैं वो 180 डिग्री देशांतर से करते हैं। तो समय देखो ये फैक्ट जरूर याद रखना, समय हमारा 0 डिग्री देशांतर पे बेस्ड है, और जो तिथि है हमारा 180 डिग्री देशांतर पे है, और जलवायु जो है वो हमारा अक्षांश पे बेस्ड है, ठीक है, अक्षांश पे हमारा बेस्ड है, लैटिट्यूड पे। ये हमारा हो गया सारांश हो गया अध्याय का। अब इसके अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न में पहला जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे मानचित्र के जो पैमाना है उस पे बेस्ड है। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 में आप जाएंगे, अध्याय 5 में जाएंगे, अध्याय 5 के पृष्ठ 10 में जाएंगे, वहाँ पे एक चित्र दिया है 5.2, वहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना क्या यूज़ किया गया है, 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल जो हमारा अर्थ में जो डिस्टेंस है वो हमारा 500 किलोमीटर है, और मानचित्र में जो दूरियां है वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर आप देख लोगे तो यहाँ पे 200 किलोमीटर हमारे डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर का। तो मानचित्र में आपको नापना है नर्मदा नदी के जो मुहाना है, मुंबई के पास है नर्मदा नदी का मुहाना, और गंगा नदी का मुहाना जो है वो हमारा कलकत्ता के पास है। तो मानचित्र में कलकत्ता और मुंबई दोनों के बीच में जो मानचित्र में डिस्टेंस स्केल से नापना है, आपके पास स्केल होगा, नापिएगा तो लगभग में 10 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा, ठीक है।
तो 10 सेंटीमीटर के राउंड आएगा, ये आपको नापना है, और इसी 10 सेंटीमीटर के राउंड आएगा तो आपको बताना है कितना किलोमीटर का दूरी होगा नर्मदा नदी के मुहाना से और हमारा गंगा नदी के मुहाना। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारा क्या दिया गया है, पैमाना दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब जब हम मानचित्र में जाते हैं अध्याय 5 के 5.2 में, तो वहाँ पे हम मापते हैं मानचित्र में, तो हमें लगभग 10 सेंटीमीटर का दूरियां पता चलता है नर्मदा के मुहाना और गंगा के मुहाना में। इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर इंटू 200, तो हमारा 2000 किलोमीटर के आसपास हमारा डिस्टेंस पता चलता है गंगा के मुहाना और नर्मदा नदी के मुहाने के बीच में। ठीक है, ये हमारा प्रश्न ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत में 5:30 बजते हैं, 5:30 क्यों बजते हैं जब लंदन में दोपहर में 12 बजते हैं? भारत में 5:30 क्यों बजते हैं जब लंदन के दोपहर में 12 बजते हैं? देखो, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि लंदन का जो टाइम है वो हमारा 0 डिग्री जो देशांतर है उसके बेस्ड है। ठीक है, और इसी से हम सभी देश का टाइमिंग हम ज्ञात करते हैं। और हमारा इंडिया का जो टाइम है IST, इंडिया का जो मानक टाइम है, वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है 82.5 डिग्री देशांतर पे बेस्ड है, जो हमारा प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हो, लंदन 12 बज रहे होते हैं, तो लंदन यानी GMT जो ग्रीनविच का टाइम है वो 12 बजे है, और इंडिया स्टैंडर्ड का टाइम क्या है GMT से 5.5 घंटा ज़्यादा, तो 12 में 5.5 और जोड़ देंगे, तो हमारा जो दोपहर का 12 लंदन बज रहा था, 5.5 का हमारा शाम बजेगा। ठीक है, 12 में 5.5 घंटा और जोड़ेंगे तो शाम का 5.5 आ जाएगा। तो इसीलिए भारत में 5.5 बजते हैं जब लंदन में दोपहर में 12 बजता है। ठीक है, तीसरा हमारा है, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, मानचित्र के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला है पैमाना, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। तो मानचित्र में प्रतीक और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, प्रतीक वास्तविक विशेषताओं को सरलता से दिखाता है। ठीक है, वास्तविक विशेषता जैसे मान लो पहाड़ है, पहाड़ को हम कैसे दिखाएंगे मानचित्र में? उसके प्रतीक से दिखा सकते हैं। यदि ये हमारा त्रिभुज जैसे आकार है, ये हमारा पहाड़ को संदर्भित कर रहा है, यदि त्रिभुज जैसा आकार हमारा दिखेगा मानचित्र में, तो हम समझ जाएंगे कि ये पहाड़ है या हिल है। ठीक है, तो जो प्रतीक होते हैं वास्तविक विशेषता को सरलता से दिखाते हैं। नदी को हम ऐसे जिगजैग दिखाते हैं तो हमें पता चलता है नदी है। यदि रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को ऐसे दिखाते हैं तो रेलवे लाइन पता चलता है। ठीक है, वैसे सिटी को ऐसे गोलाकार हम दिखाते हैं तो सिटी पता चलता है। तो प्रतीक हमारा क्या है, वास्तविक जो विशेषता है उसको सरलता से हमें मानचित्र में दिखाता है, इसलिए हम उपयोग करते हैं। रंग विभिन्न वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। जैसे नीला रंग हम यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई जलाशय है या जल वाला जो या तो तालाब हो सकता है, महासागर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साइज के हिसाब से। तो और हरा रंग हम जंगल के लिए यूज करते हैं, हरे भरे के लिए। तो रंग हमारा विभिन्न वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। प्रतीक हमारे वास्तविक विशेषता को बताता है। इसीलिए मानचित्र में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हम प्रतीक और रंगों का उपयोग करते हैं, जो मानचित्र को अधिक जानकारी पूर्ण भी बनाता है और समझने में भी सरल बनाता है। ठीक है, अब चौथा हमारा है दिया है, अपने घर या विद्यालय से 8 दिशाओं में क्या क्या है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको बताना है, मान लो आपका ये घर है, तो घर के 8 दिशाएं में क्या क्या है। 8 दिशाएं कौन कौन सी थी? उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर पूरब में क्या है, पूरब दक्षिण में क्या है, उत्तर पश्चिम क्या है और दक्षिण पश्चिम क्या है। एक उदाहरण के लिए मैंने बता रखा है कि हमारे जो विद्यालय है ना, उसके उत्तर में एक झील है, उत्तर पूर्व में खेल का मैदान है, पूर्व में मुख्य सड़क है, दक्षिण पूर्व में मंदिर है, दक्षिणी में मुख्य द्वार है, दक्षिण पश्चिम में एक बगीचा है, पश्चिम में बाजार है, उत्तर पश्चिम में बस स्टॉप है। वैसे ही आप अपने घर और जो विद्यालय है उसके 8 दिशाओं में क्या क्या है वो आपको स्वयं करना है। अब प्रश्न 5 पे आते हैं, स्थानीय समय और मानक समय के बीच में क्या अंतर है।
देखो स्थानीय समय क्या होती है, जो मान लो हमें आपके गांव का एक स्थानीय समय निकालना है, तो आपके गांव का जो देशांतर की जो वैल्यू होगा ना, उसी पे बेस्ड होगा स्थानीय समय। मान लो आपके देशांतर की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री देशांतर पे है। तो 90 डिग्री को हम मिनट में क्या कन्वर्ट कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 चौको 36। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 घंटा, ठीक है, 36। इसका मतलब लंदन का टाइम से 6 घंटा ज़्यादा है आपका लोकल टाइम। ठीक है, लोकल टाइम क्या होता है, सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है और उसके देशांतर पे, हर देशांतर पर अलग अलग होता है। लेकिन जो मानक समय होता है, मानक समय पूरे देश के लिए एक समान समय निर्धारित होता है। जैसे भारत का मानक समय हमारा क्या है, 82.5 है। तो भारत में हो सकता है मुंबई का स्थानीय समय कुछ और होगा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ और होगा, क्योंकि स्थानीय समय मुंबई का देशांतर कुछ और है, अरुणाचल प्रदेश देशांतर कुछ और है। लेकिन इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सबका लोकल समय अलग है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरे भारत का एक समय निर्धारित किया गया है। और भारत के जो मुख्य देशांतर है जो बीच से होकर गुजरती है, उसका 82.5 डिग्री मान लिया गया है, जो मिर्ज़ापुर और प्रयागराज से यूपी से गुजरती है। तो मानक समय एक स्टैंडर्ड समय होता है पूरे देश या राज्य के लिए। स्थानीय समय हमारा लोकल सूर्य की स्थिति पर, देशांतर पे निर्भर करता है। तो इसीलिए यही हमारा अंतर है स्थानीय समय और मानक समय में। अब छठा जाते हैं, यहाँ पर दिया है दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांशीय, यानी अक्षांश मतलब लैटिट्यूड क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है। यानी दिल्ली का अक्षांशीय मान 29 डिग्री उत्तर है। इसका क्या मतलब है, ये हमारा मान लो इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो 29 पे हमारा क्या है, 29 पे दिल्ली है, यानी कि भूमध्य रेखा से 29 डिग्री ऊपर है। बेंगलुरु क्या है, भूमध्य रेखा से 13 डिग्री उत्तर पे है, यानी बेंगलुरु आप देखोगे भूमध्य रेखा से नज़दीक है, दिल्ली ऊपर है। उनका देशांतर लगभग में 77 डिग्री पूरब है, देशांतर एक ही है, लगभग में 77 डिग्री पूरब है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, देखो हमने कई बार अभी बताया हुआ है कि जो हमारा समय है, समय सिर्फ किससे बेस्ड होता है, देशांतर पे। ठीक है, और एक देशांतर की एक लोकल समय होती है, चाहे रसिया में वो सिटी लोकेटेड हो या चाइना में हो या भारत में हो, यदि देशांतर एक ही है ना, तो उसका समय एक ही होगा, चाहे उसके अक्षांशीय मान कुछ भी हो। अक्षांश मान से हम तो जलवायु निकालते हैं, ठीक है, समय तो सिर्फ देशांतर से निकालते हैं। तो जब दिल्ली और बेंगलुरु का जो देशांतर एक ही है, 77 डिग्री है, तो इसका स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का स्थानीय समय एक ही होगा। ठीक है, इसका स्थानीय समय क्या होगा, इसको निकालने के लिए 77 इंटू 4 करोगे, जो हमारा आएगा उसका वो हमारा GMT ग्रीनविच से उतने ज़्यादा होगा। ये 728 हो गया, 728 और तो 30, तो हमारा 308 वो 60 से करोगे 5 घंटा 8 मिनट हमारा ग्रीनविच से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दिल्ली और बेंगलुरु का जो समय है वो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि देशांतर एक ही है। अब 7वां प्रश्न में दिया गया है कि कथनों में सही और गलत बताइए और 1 या 2 वाक्य से समझाइए। अब देखो पहला कथन क्या दिया है, अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। अक्षांशों की सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है, क्या ऐसा होता है? अक्षांश क्या होती हैं, ये लेटे हुई लाइन होती है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो भूमध्य रेखा है इसकी अक्षांशीय लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं लंबाई कम हो जाती है। इस रेखा की लंबाई से इस रेखा छोटी होगी, उसके बाद छोटी होगी, उसके बाद और छोटी होगी। तो सभी समांतरों की लंबाई समान नहीं होती है, गलत है। भूमध्य रेखा की सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुव की ओर जाने पर लंबाई हमारी घटती है। पहला हमारा कथन गलत हो गया। दूसरा है देशांतर की एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। देशांतर की एक यामोत्तर क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। अब इसकी जो लंबाई है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने में इसकी जो लंबाई है भूमध्य रेखा की आधी होती है। देखो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि अक्षांशीय
की जो लंबाई होती है यामोत्तर की लंबाई से आधा होती है, दुगना होती है, ऐसा कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। सबकी लंबाई हमारा आधे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि लंबाई हमारा अक्षांशी मान का घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसका लंबाई में कोई रिलेशन नहीं है देशांतर और यामोत्तर की लंबाई में। तो ये हमारा कथन हमारा गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा की आधी नहीं होती है देशांतर की लंबाई। फिर तीसरा है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान 90 डिग्री दक्षिण है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे है? यहाँ पे है, और सही बात है, इसका 90 डिग्री दक्षिण है अक्षांशीय मान। वैसे उत्तर जो ध्रुव है उसका 90 डिग्री हमारा उत्तर है अक्षांशीय मान। तो हमारा तीसरा हमारा सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है, तीसरा सही है। चौथा है असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। देखो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, जो मिर्ज़ापुर या उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से होकर गुजरती है। असम तो हमारा जो स्थानीय मानक समय है उससे पूर्व में स्थित है। असम का जो देशांतर होगा वो तो ज़्यादा होगा, वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसका स्थानीय समय कुछ और होगा और हमारा भारत का मानक समय कुछ और है। एक ही देशांतर है, यदि दोनों का होता, यदि यहाँ पे पूछा जाता कि मिर्ज़ापुर का जो स्थानीय समय है या प्रयागराज का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से एक ही है, तब हमारा कथन सही हो जाता। अभी असम का स्थानीय समय कुछ और होगा, ये हमारा कथन गलत है। पांचवा है समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है। ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि समय क्षेत्र हमारा कितने हैं, 24 समय क्षेत्र डिवाइड किया गया स्टैंडर्ड, जो कि 15 डिग्री जो हमारे देशांतर है 15 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन में होती है, और ये हमारा देशांतर पे बेस्ड होती है। ठीक है, पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है, ये हमारा सही है। छठा क्या है, भूमध्य रेखा का एक अक्षांश वृत्त भी है। ठीक है, अक्षांश भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। वृत्त मतलब इस तरह से गोला, तो ये भी सही है, क्योंकि जो हमारा भूमध्य रेखा है ना, ये इधर भी है और पीछे साइड भी है, तो ये हमारा अक्षांशी वृत्त भी बनाता है भूमध्य रेखा, जो कि हमारा सही है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है, छठा सही है। और इसके हम लोग एक वाक्य में समझा भी दिए थे कि हमारा क्यों हमारा सही है और गलत है। आठवां प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए वर्ग पहेली को हल कीजिए। पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना, ये हमारा वर्ग पहेली दिया हुआ है, इसको हल करना है, और इसी के बेस पे बहुत सारे प्रश्न दिया है। यहाँ पे देखो, वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय। ठीक है, IST बोलते हैं, भारतीय मानक समय, जो हमारा 82.5 डिग्री पूरब जो देशांतर है इस पे हमारा बेस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा IST। दूसरा है, मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना। एक बृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। ठीक है, ग्लोब से हम मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र, नहीं, इसको ग्लोब नहीं बोलेंगे, मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना, इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, पैमाना, क्योंकि मुंबई और दिल्ली का जो डिस्टेंस है उसको लघु रूप में हम पैमाने की मदद से 1 सेंटीमीटर में छोटे रूप में दिखाते हैं। तो तीसरा का आंसर मिल जाएगा पैमाना। फिर है ये पांचवा, दूसरा देख लेते हैं, ऊपर से नीचे वाला, मार्ग को खोजने का सरल साधन। ठीक है, मार्ग को खोजने का सरल साधन क्या होता है। देखो, इसका सरल साधन हमारा होता है ग्रिड सिस्टम से हम यूज करते हैं, जो अक्षांश और देशांतर के मिलने से हमारे ग्रिड सिस्टम बनते हैं, उसी से हम मार्ग का खोजने का सरल साधन हम निकालते हैं। ठीक है, इसलिए कंपास का भी हम यूज करते हैं, कंपास का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, IST हो गया, पैमाना हो गया मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना, ग्लोब हो गया एक सुविधाजनक गोलाकार वस्तु, एक सुविधाजनक गोलाकार वस्तु जो पृथ्वी का ट्रू रूप दिखाता है, ग्लोब कहलाता है। ये दोनों मिलकर किसी स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं, ये हमारा
कोऑर्डिनेट्स कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। दोनों मिलकर स्थान का पता लगाते हैं। भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप को अक्षांश या लैटिट्यूड बोलते हैं। एक रेखा के लिए शब्द संक्षेप में जिसका आर पार दिन और तिथि में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट टाइम, IDL। ठीक है, IDL, इंटरनेशनल डेट टाइम। ऊपर से नीचे में इसका आंसर हो जाएगा। देखो, कंपास का हम यूज करते हैं मार्ग को खोजने के लिए सरल साधन के रूप में, और जो अक्षांश और देशांतर का मिल के बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रिड पैटर्न बनाते हैं, जिससे हम किसी जगह का लोकेशन हम निकालते हैं। ध्रुव क्या होता है? जो विश्व के शीर्ष पे हो वो ध्रुव बोलते हैं, और वह स्थान जहाँ से प्रमुख यामोत्तर गुजरती हैं, ग्रीनविच, लंदन का जो टाइम है वहाँ पे हमारा प्रमुख यामोत्तर गुजरती है 0 डिग्री। हमारा जो देशांतर है वो हमारा ग्रीनविच से गुजरता है। प्रमुख यामोत्तर से दूरी की एक माप को हम क्या बोलते हैं? देशांतर। जो प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री है उसके बाद हमारा जो माप करते हैं उसको देशांतर बोलते हैं। सबसे लंबी समानांतर अक्षांश रेखा हमारा क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमारा सबसे लंबी हमारा अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा हमारे ये भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर या भूमध्य रेखा। प्रमुख यामोत्तर से दूरी की माप हमारा ये देशांतर होता है। वह स्थान जहाँ पे प्रमुख यामोत्तर गुजरती है, लंदन या ग्रीनविच का जो लाइब्रेरी है, जो विश्व के शीर्ष पे हो, ये हमारा क्या है? ध्रुव है। जो अक्षांश और देशांतर को मिलकर बनाते हैं ये हमारा ग्रिड सिस्टम है। मार्ग को खोजने का सरल साधन कंपास का हम यूज करते हैं। ठीक है, कंपास का हम यूज करते हैं। वह रेखा के लिए एक शब्द जो दिन, आर पार दिन और तिथि परिवर्तन होता है, IDL, इंटरनेशनल डे टाइम। भूमध्य रेखा से दूरी की माप ये हमारे अक्षांश हो गए। ये दोनों मिलकर एक स्थान का पता लगाते हैं। देशांतर और जो अक्षांश है दोनों मिलकर हमारा एक दूरी का एक स्थान का पता लगाते हैं, कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं। एक सुविधाजनक गोलाकार वस्तु ये हमारा ग्लोब हो गया। मानचित्र में बृहद समय में ये स्केल हो गया, वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, IST हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारा उत्तर हो गया। तेरह दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 1 के जो सारांश है और इसके जो अभ्यास प्रश्न है इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। और वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगला जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।